बॉडी में एनर्जी चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी मतलब सेल्स को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज। इतना तो सबको मालूम है। वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जो हम फूड लेंगे। तो फूड का जब ब्रेकडाउन होगा एंड फाइनल ब्रेकडाउन होके उसमें ग्लूकोज जनरेट होगी, और ये ग्लूकोज हर सेल को चाहिए। एवरी सेल इज ओमनीपोटेंट। आप लोगों ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, न्यूज़ तो पढ़ते रहते हैं, स्टेम सेल आ जाएगी, ये बीमारी क्योर हो जाएगा, वो बीमारी क्योर हो जाएगा, बड़े बड़े फ्रंटलाइन में। सो एवरी सेल में अपना एक यूनिवर्स है, उसमें सारा मैकेनिज्म है, उसमें एनर्जी भी जनरेट हो रहा है, उसमें उसको टॉक्सिक को कैसे बाहर करना है, एवरीथिंग इज इनसाइड वन सिंगल सेल, राइट। बट उसको सेल को अलाइव रखने के लिए, उसकी प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी सेल को मिलती है ग्लूकोज से। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट एक लिमिट से एक्सेस हो जाता है। तो आप बोलेंगे फिर नॉर्मल क्या होता है ग्लूकोज? कहीं पर तो लिखा नहीं है, किसी वॉल में लिखा है, किसी उसमें नहीं लिखा। तो हम कैसे माने कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है? अभी आपने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा, किसी एक जेंटलमैन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया था। तो एक ग्लूकोज एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है कि हमें नहीं मालूम कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। तो जब ऐसी किसी वेरिएबल को देखते हैं तो बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे डिसाइड किया गया कि शुगर का लेवल एबनॉर्मल कैसे है? तो ये देखा गया कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उनकी रेटिना में, किडनी में और नर्व्स में चेंजेज आते हैं। तो उसमें सबसे इजी पिक करना होता है रेटिना में चेंजेस जो आते हैं, आँखों में जो परिवर्तन आ जाते हैं, डैमेजेस शुरू होते हैं, उनको रेटिनल चेंजेस बोलते हैं डायबिटीज़ के। तो पाइमा इंडियन एक कम्युनिटी है यूएस में, अमेरिका में, उसमें बाय द टाइम 30 ईयर पहुँचते पहुँचते 50% से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जेनेटिकली बहुत ही ससेप्टेबल रेस है दुनिया भर में कि जिनको सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होती है। उनमें देखा गया कि जब शुगर का लेवल 108 के ऊपर बढ़ रहा है तो उन लोगों में डायबिटीज़ के रेटिना के चेंजेस अपीयर होने शुरू हो गए, और जिन लोगों का 108 के नीचे है उनको नहीं अपीयर हो रहे। तो इसी के बेसिस पे जब एक नॉर्मल लेवल लेके गया तो उसके 1 मिलीमोल ऊपर कर दिया गया। 1 मिलीमोल 18 मिलीग्राम पर 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो 126 के ऊपर डायबिटीज़ बोला जाता है। तो किसी भी पर्सन में अगर फास्टिंग में खाली पेट का शुगर 126 के ऊपर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायबिटीज होता है, और इसका करस्पॉन्डिंग खाने के बाद का शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर होता है। अब आता है नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल में फास्टिंग शुगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 110 लेती है, और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में और एसोसिएशन इसको 100 के नीचे मानती है। तो खाली पेट का नॉर्मल शुगर 100 के नीचे नॉर्मल माना जाता है। अब आप बोलेंगे खाली पेट की डेफिनेशन क्या है? फास्टिंग इज डिफाइंड एट 8 to 14 आवर आफ्टर द लास्ट कैलोरी इनटेक। जब आपने खाना खाया 8 से 14 घंटे का गैप है तो उसको 14 से ज़्यादा, 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 से पहले नहीं होना चाहिए, और होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी भाई? ठीक तो है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, हमारे घर में खूब सारा फ्यूल आ रहा है, खूब सारा डीजल है, फ्यूल है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है। बॉडी में रेगुलेशन होता है, बॉडी में ग्लूकोज उतना ही मिलना चाहिए जितना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज क्या करेगा? बॉडी का स्ट्रक्चर किससे डेवलप होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, ठीक है। किसी ऑर्गन के फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह में या सेल्स के मेंटेनेंस में प्रोटीन का ज़रूरत पड़ रहा है। तो जब ग्लूकोज एक्सेस हो जाती है तो इन प्रोटीन स्ट्रक्चर में वो डैमेज करना शुरू करती है। तो इसी तरह से हर सेल में जहाँ एक्सेस ग्लूकोज एंटर करेगी वो सेल्स में डैमेज शुरू हो जाएंगे, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है तो सब हर सेल को बराबर ग्लूकोज मिल रहा है, एक्सेस ग्लूकोज मिल रहा है। अब इसमें भी दो इश्यूज हैं। कुछ सेल्स में जो ग्लूकोज की एंट्री है वो इंसुलिन की गेटिंग से होती है, मतलब इंसुलिन उनका पहरेदार है, गेट पे है।
अब सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करेगा नहीं करेगा, वो इंसुलिन उस डोर को ओपन करेगा, ग्लूकोज उधर से एंटर कर जाएगा, वो की उसके पास में है। जब बॉडी में इंसुलिन का कमी हो गया या फिर इंसुलिन का एक्शन नहीं हो रहा, या तो आपके पास में चाबी नहीं है या आपका लॉक ही खराब हो गया, उसमें कोरोजन लग गया, जंग लग गया, तो आप तक गेट नहीं खोल पाएंगे, तो उधर से जो शुगर आ रही है सेल के अंदर वो नहीं आ पाएगी। तो उनका दरवाजा हमेशा ओपन है, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फ्लडिंग हो जाएगा, राइट। तो अब ब्लड में ग्लूकोज तो बहुत है, लेकिन वो जहां उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सो रिसोर्सेज है ना हमारे सोसाइटी में, रिसोर्सेज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट देयर आर पीपल हु आर हैविंग एक्सेस रिसोर्सेज एंड ऑल्सो देयर आर पीपल हु आर नॉट गेटिंग रिसोर्सेज, तो वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए रिसोर्सेज, तो यही डायबिटीज है। सो एक्सेस ग्लूकोज की वजह से, जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी का, एक एक्सेस अमाउंट लंबे समय तक सेल्स को डैमेज कर रही है और ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशन कर रही है, राइट। तो इतना तय हो गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ऑर्गन्स डैमेज क्या होंगे, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन्स कैन बी डैमेज, बट मोटा मोटी बोले आईज में है, नर्व्स में है, किडनी में है, हार्ट में है, ब्लड ब्रेन में है, पैर में जो लिम्स में प्रॉब्लम होती है। दुनिया भर में जो ब्लाइंडनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज डायबिटीज, किडनी ट्रांसप्लांट का, किडनी डिस्फंक्शन का सबसे कॉमन कॉज डायबिटीज है। आफ्टर ट्रॉमा सबसे ज्यादा जो लोअर लिम्ब एम्पुटेशन होते हैं, जिसकी वजह से पैर काटने पड़ते हैं, वो डायबिटीज है। तो एक ऐसी बीमारी है कि जो लॉन्ग टर्म में बॉडी के ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज कर रही है, हमको एहसास नहीं होता है जिसको ये डायबिटीज है कि ये प्रॉब्लम अंदर स्टार्ट हो गई है। तो अब सवाल ये आता है कि फिर तो इसके कोई लक्षण होने चाहिए, सिम्टम्स होने चाहिए, हमको जल्दी से जल्दी मालूम चले, ऑब्वियसली। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि डायबिटीज के सिम्टम्स इतने बहुत क्लियर नहीं होते हैं। यूजुअल जो सिम्टम्स आपने सुने होंगे, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना, वेट लॉस होना, वो यूजुअली तब होते हैं कि जब बहुत एक्सेस शुगर 250, 300, 400 शुगर चल रही है, तो तब जाके किसी पर्सन को ये सिम्टम्स या ये लक्षण आएंगे। अदरवाइज उनको एहसास ही नहीं होगा कि उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, ये कि इतना खराब बीमारी। देखिए, एक बात तो हम मान सकते हैं कि हम सब बराबर रिस्क में हैं, मैं भी है और आप भी, और जितने लोग सब हमको सुन रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो एशियन रेस है, एशियन रेस अपने आप में हाई रिस्क डायबिटीज रिस्क मानी जाती है, ठीक है। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, पाइमा इंडियंस मैंने आपको बोले, और एशियन भी अपने आप में हाई रिस्क है। जितने भी लोग एशिया वाले बाहर माइग्रेट किए, चाहे वो यूके में गए, यूएस में गए, उनमें डायबिटीज का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू देयर नेटिव पॉपुलेशन, ठीक है। सो जेनेटिकली वी ऑल इंडियंस आर प्रोन फॉर डायबिटीज, बट उसमें से फिर किस और एक्सेस किसको है, जिनका फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, उनको डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम आ गया, पेंक्रियाज में कोई डैमेज आ गया, तो उनको डायबिटीज का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अब एक्सेस रिस्क जो चीज है जिनको कि आप बदल सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कुछ को हम नहीं बदल सकते हैं, राइट। तो कुछ बदलने वाले रिस्क फैक्टर हैं जिनमें कि ओबेसिटी सबसे कॉमन ड्राइवर है डायबिटीज का, एक्सेस वेट एंड स्पेशली बेली फैट, पेट निकलना, ठीक है। तो दुनिया भर में जो डायबिटीज का रैम्पेंट इंक्रीज हुई, आज आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में 100 मिलियन पॉपुलेशन है जिनको की डायबिटीज हो चुकी है, मतलब 10 करोड़ लोगों को शुगर है देश में, और 135 करोड़ ऐसे 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 135 मिलियन लोग ऐसे हैं, दोज आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब जिनको कि नॉर्मल से ऊपर है लेकिन डायबिटीज से थोड़ी नीचे है, बीच के स्टेज में, बिल्कुल वाघा बॉर्डर वाले हैं, इनको जरा सा भी धक्का लगा तो गए, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं। अब दूसरी समस्या क्या है कि यंग एंड यंग जनरेशन में डायबिटीज हो रही है। जब हम स्टूडेंट थे उस टाइम पे टाइप 2 डायबिटीज, जिसको कि हम कॉमन डायबिटीज बोलते हैं, वो 55-60 साल की एज में हुआ करता था। टुडे वी सी यंग पीपल as young as 30, 35 years, 25 years coming with type 2 diabetes. आज ही मैंने एक यंग चैप को देखा,
जस्ट नियरली 29 ईयर, डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, पेनफुल सिचुएशन। व्हाई इट इज पेनफुल सिचुएशन? क्योंकि द पर्सन हैज अ लॉन्ग लाइफ स्पैन नाउ, उसका जिंदगी लंबा है अभी, एंड द डिजीज एक्सपोजर, एरिया अंडर कर्व जिसको हम साइंस में बोलते हैं, इज गोइंग टू बी वेरी हाई फॉर दैट। सो एक ऐसा एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द हाई शुगर इन हिज पर्सन्स बॉडी, दिस पर्सन्स बॉडी इज गोइंग टू बी देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। उससे क्या होगा कि बॉडी की हर सेल्स, हर टिश्यू, हर ऑर्गन को डैमेज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर किसी 60 साल के इंडिविजुअल को डायबिटीज आती है तो मैं कहूँगा ठीक है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, यू विल बी ऑल राइट, बिकॉज पर्सन विल लिव हिज नॉर्मल लाइफ स्पैन। 75 ईयर मान के चलते हैं इंडिया में, 80 ईयर मान के चलते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ आई सी ए यंग इंडिविजुअल 25, 30, 35 ईयर, आई विल बी वेरी वेरी कॉशियस, केयरफुल, एंड आई विल take time out to explain them why it is important for him to strictly control diabetes, because otherwise what is going to happen in next 10-15 year, the person will come with complication, damages in different organs, चाहे वो eyes में हो, चाहे वो kidney हो, चाहे nerves हो, हर जगह डैमेज अपीयर हो जाएंगे। तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, अफेक्ट होती है, और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज ही एक पेपर आया था डायबिटीज केयर, जो वर्ल्ड वाइड सबसे रेप्यूटेड जर्नल मानी जाती है। ये चाइनीज स्टडी थी, उन्होंने चाइनीज नेशनल पे देखा था कि हाउ मच द लाइफ स्पैन इज इम्पैक्टेड बाय डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। तो उन्होंने देखा कि ऑन एन एवरेज आफ्टर द 40 ईयर ऑफ द एज, बाय पीपल हैविंग डायबिटीज लिव अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 years लेसर देन देयर काउंटरपार्ट, एंड जिनको प्री डायबिटीज है वो 1 साल कम जीते हैं। और जो यूरोपियन स्टडीज हैं उन्होंने ये दिखा रखा है कि डायबिटीज शॉर्टन लाइफ स्पैन बाय 5 to 10 ईयर। तो ये जरूरी है। तो इसलिए अब हमको ये देखना है कि हमें प्रिवेंशन कैसे करें, राइट। तो इसलिए हमको रिस्क फैक्टर जानना जरूरी है। अब मैं वापस आता हूँ रिस्क फैक्टर पे। तो हमने बताया कि कुछ मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उनको आप बदल नहीं सकते। जेनेटिक है, एज है, बढ़ेगा तो होगा, उसमें आप बदल नहीं सकते। फैमिली हिस्ट्री, उसको भी नहीं चेंज कर सकते। वेट एंड लाइफस्टाइल आर द 2 की फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू लुक इनटू, जिसको कि हमको फॉलो करना है, राइट। एवरी पर्सन शुड हैव हिज बॉडी वेट डन, अपना वेट करें, अपना वेस्ट सर्कम्फरेंस देखें, बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसको बोलते हैं, हाइट एंड वेट से कैलकुलेट करते हैं, वो देखें, वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्मल होने चाहिए। और अपना वेट बहुत जरूरी है मेंटेन करें, डोंट अलाउ द बेली फैट टू कम इनटू, अदरवाइज दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, एंड ऑल दीज टुगेदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज, ठीक है। तो हेल्थ में रखने के लिए आपको फूड का इंटेक ऐसा रखें कि जो आपकी हेल्थ को ठीक रखे, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, प्लस आपको इन लॉन्ग टर्म इलनेस से बचा के रखें। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार आदमी को समझ में तब आता है कि जब वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसको मालूम चलता है। तो राकेश झुनझुनवाला का नाम कितने लोगों ने सुना है? वेरी गुड, ये everyone knows Akasha Airlines and India's Warren Buffett, राकेश झुनझुनवाला, राइट, बिग बुल, उनकी डेथ हो गई, राइट। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एक लास्ट विश थी, उनकी विश थी कि मैं अपने बच्चे का 18th बर्थडे देखूं, बिकॉज ही वाज हैविंग डायबिटीज, उनको ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम थी। इवन PM जब मिलने गए तो ही वाज बेयरली एबल टू स्टैंड, राइट। ही वाज ऑलरेडी हैविंग दोस प्रॉब्लम, नर्व्स एंड हार्ट स्ट्रोक वगैरह सब आ चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, and which was retweeted by Mr. Anand Mahindra, is that my worst investment in my life was my health, and even my 41,000 crore could not save me, right? तो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है, ठीक है। हम इसको फ्री इसलिए मानते हैं क्योंकि इतना बड़ा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI डिवाइस हमको फ्री में मिल गया, राइट।
आज आप लोग एआई के बारे में सुनते हैं, बट हमारे पास तो सब है ना, इतना बड़ा अच्छा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एआई सब कुछ इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमें इसकी कीमत नहीं मालूम चलती। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आप सब लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाएंगे, सब कुछ होगा, बट आपने अगर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया तो वो सब आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। इन टुडेज वर्ल्ड द लॉन्गेविटी आर प्रोबब्ली डिटरमाइंड बाय टू मेन थिंग, राइट। नंबर वन इज आर द क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि मैडम ने बताया क्रॉनिक डिजीज ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज है जो कि लक्षण भी देते हैं, धीरे 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 एक घुन की तरह बॉडी को डैमेज करते हैं। सो अमंग दीज क्रॉनिक डिजीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लीवर, और इन सब का जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। तो एवरीबॉडी शुड हैव ए थिंक अबाउट, इंट्रोस्पेक्शन करें। अगर आप एक कोट पहनते हैं तो यू गो एंड लुक फॉर दिस, फिटिंग है कि नहीं है, क्लोथ कैसा है, स्टिच अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। बट डू यू थिंक व्हेन यू ईट? नेवर, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम नेवर, until unless। तो हम प्लेट आती है, even if we see a well garnished food, even if it is totally unhealthy, we will be tempted to eat it, हम खा लेंगे उसको, ठीक है। even if I have had a good amount of the food, but if someone tell okay चलो थोड़ा सा आइसक्रीम और खा लेते हैं, तो I will be tempted to eat it। it is not unnatural, there is a science behind it as well। एक थियरी बोलते हैं जिसको बोलते हैं 13 जीन हाइपोथेसिस, डेविड बार्कर हाइपोथेसिस। डेविड बार्कर वाज द बिग एपिडेमियोलॉजिस्ट इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने देखा कि व्हाई एशियंस आर एक्चुअली हैविंग हायर अकरेंस ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम क्यों ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने बार्कर हाइपोथेसिस दी इसमें, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो पढ़ेंगे बार्कर हाइपोथेसिस। तो बार्कर हाइपोथेसिस टेल्स अस दैट वी हैव ए थ्रिप्टी जीन। थ्रिप्टी मतलब भूखा प्यासा जीन है हमारा, बिकॉज एशियंस हैव सर्वाइव ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। हमारा जो जीन सर्वाइव किया है वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से आए। आज से 100 साल 500 साल पहले देयर यूज्ड टू बी फेमिन, ड्रॉट, फूड प्लेंटीफुल नहीं होता था। तो जीन है सर्वाइव एंड डेवलप ए कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग, हर चीज को स्टोर कर लेते हैं, डजंट अलाउ टू गो एनीथिंग वेस्ट। उससे प्रॉब्लम क्या हो गया, उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि नाउ वी आर टुडे लिविंग इन एरा ऑफ प्लेंटीफुल फूड, हर जगह फूड ही फूड है। आप पॉलिश करा रहे हैं तब भी आप एक चिप्स उठा सकते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं कोई भी फूड उठा सकते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में वहां तो आप बस एक बटन प्रेस कर दीजिए, वो मुंह में भी डाल जाएगा आपके, ठीक है। सो यू नो मतलब सो इवन यू आर ऑन गो, पीपल विल सर्व यू द फूड, so that's what they are earning business anyway from that, but the problem is that it is creating problem into you। और दूसरा सेंटर है सेटाइटी सेंटर, वो न्यूरॉन्स एंड केमिकल्स पे चलते हैं। नाउ जीन ने जो अपने को सरवाइव करने के लिए, स्पीसीज ने अपने को सरवाइव करने के लिए क्या रखा, हंगर सेंटर्स वर ऑलवेज पोटेंट देन दिस सेटाइटी सेंटर। मतलब भूख वाले सेंटर जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू सेटाइटी सेंटर, एंड दोज हंगर सेंटर कैन ओवरकम दी सेटाइटी सेंटर एनी टाइम। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, आप प्रोबेबली अगर हम आपको खाने के बारे में ना बोले तो आप बोलेंगे नहीं खाएंगे, बट एट द सेम टाइम इफ आई से देयर इज ए वंडरफुल आइसक्रीम, राइट, गार्निश करी हुई आइसक्रीम या कोई भी स्वीट डेजर्ट वगैरह मिलेगा तो आप खा लेंगे। ये अब आपकी कमी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यू सी द विजुअल, यू हैव ए थॉट इन योर माइंड और यू स्मेल समथिंग आउट। तो इन तीनों ने आपके ब्रेन में हंगर सेंटर को सिग्नल पहुंचा दिया, उस सेंटर ने सेटाइटी सेंटर को प्रेस कर दिया, तुम पीछे हो जाओ, अभी मेरी ज़रूरत है, एंड यू विल ईट इट। सो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल, राइट। तो अब आपको इन्हीं चीज़ों को आगे समझना है। सो व्हेनेवर, आई एम नॉट सेइंग नॉट ईट डेजर्ट, बट इफ़ यू हैव टू हैव डेजर्ट, उससे पहले उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना, इधर से पूरा सेटाइटी ना करें, इधर से अपने लिए स्पेस छोड़ना। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ द जॉब वी आर डूइंग। अगर हम डेस्क जॉब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हमको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। विराट कोहली का घर दिल्ली में है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली में घर है विराट कोहली का।
तो विराट कोहली कहता है कि व्हेन आई विजिट होम आई डू ट्राई टू सी, अभी तो गुड़गांव में घर बना लिया विराट ने, बट व्हेन आई डू ट्राई टू सी माय ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, बट आई नेवर ईट एट माय होम प्लेस, मैं वहाँ दिल्ली का खाना नहीं खाता हूँ. नाउ यू सी अ पर्सन वो फिजिकली 100% एक्टिव है. स्पोर्ट्समैन का काम क्या है? उन तो पूरे दिन खेलना है. हम तो मजबूरी में आधा घंटा 1 घंटा निकालते हैं उसमें. उनका काम तो पूरे दिन फील्ड में है. डिस्पाइट डूइंग सो मच ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, दिस पर्सन इज नॉट ईटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. एंड वी कॉमन मैन हु इज नॉट डूइंग एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बट जो मर्जी है उठा के खा लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखें. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो एडवाइस हम देते हैं कभी वो एक अपने पास में न रखें. नेवर पॉसिबल. ठीक है, अप्लाई दिस एडवाइस टू योर फैमिली. ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि आपने फॉलो कर लिया, फैमिली ने नहीं फॉलो किया, अदर पीपल विल डेफिनेटली कम इनटू ट्रबल. सो if anyone in the family is obese, there is a high likelihood that the other members are also obese in the family, right? So obesity is known as a social disease and is spread in society. क्योंकि आदत खाने की ज़्यादा, अगर घर में ज़्यादा आप मिठाई की शॉप से आप 250 ग्राम स्वीट्स लेके आ सकते हैं, बट एक बार घर में आ गई तो वो 250 फिनिश होगी. आपने नहीं फिनिश करी तो कौन फिनिश करेगा? सिस्टर फिनिश करेगी, मदर फिनिश करेगी, उनका वेट बढ़ेगा. And that is how it happens, right? So therefore it is very important for us to have healthy lifestyle, regular physical activity, maintain ideal body weight. So we can prevent these disorders, long term disorders. और इसी तरह से दिखाया गया है कि कुछ स्टडीज हुई कि जिसमें लोगों ने 10-15% वेट रिडक्शन किया आफ्टर हैविंग डायबिटीज. उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गया, बैक में चली गई. So this is the importance of the weight control and fat loss in the people who have already had diabetes. There are people who are pre-diabetic, जिनको कि अभी डायबिटीज नहीं डेवलप हुई है, but they are at high risk of developing diabetes. When they lose 5 to 7% weight, their likelihood of developing diabetes is down by 60%. So weight control is always important. You might have heard so many people undergo knee replacement nowadays. सुना होगा आपने, तो सुना होगा कि उनका knee replacement हो गया, कोई relatives ladies है. Why? Because of the weight and longer survival. अब लोग survive ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा जो life expectancy बढ़ गया है. Knee gets chronic damage because of the weight. So if I gain 1 kg extra above my waistline, belt के ऊपर मैं 1 kg extra weight gain करता हूँ, you know how much pressure it transmit to my knee? 6 times more pressure. फिजिक्स का रूल है, नी हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया, राइट? तो सारा वेट किस पे चला जाएगा? 2 छोटी नीज पे चला जाएगा. अब बॉडी की फिजिक्स, बॉडी का सिस्टम उल्टा है. सो आप इंजीनियर, आप जानते हैं बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है? बेस सबसे स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग ऊपर को टेपर होती है. बॉडी का क्या है? हेड सबसे, बचपन में सबसे हैवी जो स्ट्रक्चर होता है वो हेड होता है, एंड बॉडी नीचे को टेपर होती है. जॉइंट स्मॉल हो रहे हैं, नी छोटा है. नी के अलावा जो नीचे फुट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, 20 बोन्स हैं आपके फुट में, उनसे आपका वेट ट्रांसमिट हो रहा है. एंड देयर इज सच ए ब्यूटीफुल बायोमैकेनिक्स कि जो आपके वेट को ग्राउंड में ट्रांसमिट कर रही है. इसमें जरा सा भी चेंज हो गया तो वो आपका गेट चेंज होगा, मतलब चाल बदल जाएगी. गेट चेंज होगा तो नीज में इनइक्वल प्रेशर ट्रांसमिशन होगा और नी में क्रॉनिक डैमेज होंगे इसकी वजह से. तो इसलिए ये भी बात हमको ध्यान रखना है कि वेट कंट्रोल से देखिए कितने बेनिफिट, कितने मैंने फायदे करा दिए आपके, राइट? मैंने आपको डायबिटीज से बचाया, मैंने आपको ब्लड प्रेशर से भी बचाया, मैंने आपको फैटी लीवर से बचाया, हार्ट प्रॉब्लम से बताया, नी आर्थराइटिस से बचाया. एक आपने और सुना होगा, सो मेनी पीपल स्नोर नाउअडेज. खराटे लेते हैं, सुना है? एंड दे पुट अ मशीन, जिसको हम स्लीप एपनिया की मशीन कहते हैं. नाउ दिस इज सी द मिजरी ऑफ द मैनकाइंड. पहले फूड, सारा फूड खाए, weight gain किया, now they are unable to take their own oxygen. Now you have to put the oxygen through a mask. So I had a gentleman, जब मैं इससे पहले दूसरे मैदान था, गुड़गांव में था, तो there used to be one person who came to me after the liver transplant. अब आपको मालूम होगा उनका लिवर क्यों खराब हुआ. लिवर उनका एक्सेस वेट की वजह से फैटी लीवर, एंड फैटी लीवर से लिवर खराब हो गया, लिवर का ट्रांसप्लांट कर दिया गया. Now this de novo
जो ट्रांसप्लांट लीवर था वो तो स्मॉल चंक होता है लीवर का, उसमें भी वेट की वजह से डैमेज शुरू हो गए। एंड हिज वेट वाज 125 kg. He's already had a knee replacement done. He's using the BiPAP machine, CPAP machine यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, and new liver is getting a problem. So now he was advised to undergo a bariatric surgery, weight loss surgery करा के, ताकि एटलीस्ट आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। So this kind of the chronic morbidity disease, जिसको बोलते हैं डैमेज के साथ लाइफ चल रही है, बिल्कुल बैसाखी के सारे बोलते हैं ना, वैसा जिंदगी चलता है। तो आप लोग तो बहुत यंग हैं, आपके सामने बिल्कुल लंबी जिंदगी है, आपको न्यू इंडिया पता नहीं कहाँ कहाँ तक देखेंगे। सो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटम लाइन इज दैट हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू, ये आपके पास में ट्रेजर है, इसको सेव करें। आई थिंक आई हैव स्पोकन लिटिल बियॉन्ड माई टाइम, आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू। यस सर, जैसे आपको बताया अभी कि डायबिटीज़ के जो सिम्टम होते हैं, रेटिना मतलब कमजोर हो जाती है, तो जैसे मैंने अभी वो किया डायबिटीज़ का टेस्ट करवाया, तो उसमें नॉर्मल आया, और अभी हाल ही में मेरा जो वो पॉइंट है रैंडमली मतलब बढ़ गया था। राइट, तो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि आज मैंने अपना शुगर चेक किया, मेरा शुगर नॉर्मल है और मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, मैंने अपना चेक किया। तो ये एक मायोपिया एक अलग कॉमन कंडीशन है। मायोपिया क्या है कि लेंस की इश्यू है, राइट। और जो रेटिना होता है, रेटिना सबसे लास्ट में, जिसमें कि नर्व्स की सेल्स हैं, जो हम विजन देख रहे हैं वो उसको स्टिमुलेशन कर रही है रेटिना की उन सेल्स को, और वो ब्रेन में लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो लगे रेटिना के सेल्स लगे। जब शुगर एक्सेस होती है तो रेटिना की सेल्स में इंसुलिन का गेट नहीं होता है, तो उस जब ब्लड का शुगर बढ़ेगा तो वो रेटिना की उन सेल्स में ग्लूकोज एक्सेस जाएगा और उनमें डैमेज करना शुरू करेगा, एक्सेस ग्लूकोज ब्लड का, और उनमें क्रॉनिक डैमेज शुरू करेगा और वहाँ पे ब्लीडिंग और प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाती है। इस तरह से उनको लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाते हैं। जो आपका समस्या है वो रिफ्रैक्टरी एरर है। रिफ्रैक्टरी एरर मतलब पावर का चेंज है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो रेटिनल इश्यू नहीं है, राइट। तो विजन वाला पार्ट, एक्चुअली डायबिटीज़ का लक्षण विजन में बहुत डिफरेंटली आता है। जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ रही है, किडनी में प्रॉब्लम है, पैरों में अल्सर हो गए, उनको रेटिनल का चेंज है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, डायबिटीज नॉर्मल रेंज से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यस, तो ये एक अलग सवाल है कि क्या किसी पर्सन को लो शुगर हो सकती है। लो शुगर तो बॉडी में शुगर कौन बना रहा है? हमने जो फूड लिया उस शुगर का यूटिलाइजेशन करने में मदद कौन कर रहा है? इंसुलिन। अब इंसुलिन कितना सिक्रीट होगा, वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स बोलते हैं उनको, बीटा सेल्स। उन बीटा सेल्स के पास में एक रिसेप्टर होता है, ग्लूकोज का रिसेप्टर, मतलब उसके पास में भी एक दरवाजा लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। तो ग्लूकोज उन बीटा सेल्स में जाके स्टिमुलेट करेगा कि कितना अमाउंट इंसुलिन निकलना है। तो बॉडी में जो इंसुलिन का अमाउंट है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है। ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, ग्लूकोज कम होना शुरू हुआ तो इंसुलिन कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। और अगर हम लो शुगर की बात करते हैं तो बॉडी के लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस हैं। जब ग्लूकोज का लेवल 80 के नीचे गिरना शुरू होता है तो सबसे पहले पैंक्रियाज की सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। उसके बाद फिर कुछ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स आते हैं बॉडी में, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, जिनको कि हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। कॉर्टिसोल हो गए, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये आके ब्लड की शुगर को मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो पाया, वो 54 या उसके नीचे जाना शुरू हो गया, तो फिर ब्रेन के सिम्टम्स आने लगते हैं। पर्सन को बेहोशी आ गया, विजन की प्रॉब्लम आ गई, या वो अनकॉन्शियस हो गए, या सीजर्स मतलब मिर्गी वगैरह की जिनको हम बोलते हैं वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यूजुअली ऐसी कंडीशन डायबिटीज़ में जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि अंदर से इंसुलिन रिलीज कराती है, उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। नॉर्मल पॉपुलेशन में, जो आपका अगर सवाल नॉर्मल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, नॉर्मल पॉपुलेशन में एक रेयर कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिनोमा। कोई ट्यूमर है इंसुलिन पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन निकल रहा है। ट्यूमर क्या हो गया कि जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। नॉर्मल सेल्स किसको फॉलो कर रही हैं? ग्लूकोज को फॉलो कर रही हैं, उससे इंसुलिन निकाल रही हैं। जो ट्यूमरस सेल्स हैं
वो ग्लूकोज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका जो इंसुलिन सिक्रीशंस है वो ग्लूकोज से कंट्रोल नहीं होने का है, वो एक्सेस अमाउंट इंसुलिन निकाल के शुगर को बहुत लो कर देती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक कॉमन कंडीशन मिलती है जो ओवरवेट ओबीज लोगों में मिलती है, उनमें खाने के बाद की शुगर थोड़ी सी डाउन आ जाती है खाने से पहले, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन ग्लूकोज मिसमैच। वो एक रिलेटिवली बिनाइन कंडीशन है, मतलब नॉर्मल सी कंडीशन है, बट इंसुलिन सिक्रेटिंग कंडीशन लो शुगर वाली मैंने आपको एक्सप्लेन करी। एनी अदर क्वेश्चन? आप फिर आप हाँ सर, जैसा कि आपने कहा देयर इज नो विजिबल सिम्टम्स फॉर शुगर, सो हाउ ऑफन वी शुड कंडक्ट आवर दिस शुगर टेस्ट? $1,000,000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब हम शुगर चेक करें और कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम कब चेक करें? तो उसमें देखिए दो चीज हैं। इफ यू गो बैक टू द लिटरेचर विल टेल यू around 42 year of the age people should have had their first diabetes check done, but that things probably doesn't imply to Asians. So as a Asian we should have our glucose check by age of 30 years at least, first time sugar check has to be done. Or if we are doing any test, there is no harm in getting the glucose check done in that part. So many times for employment recruitment, right, there are blood tests done. So do include a glucose level, even if you have to pay from your pocket 150, 200, 250, whatever the amount, that get the blood glucose test done. Then if a person is found to be normal, अगर आपका glucose normal है, so then how often you have to repeat? Approximately 2-3 years down the line you have to repeat that, because in 2-3 years there won't be so much appearance of the diabetes or progression of the diabetes which will create a problem. So normal testing at least in Asian 30-35 year has to be done, but that also depends upon about the body physique. Now if I am dealing with a person who is having excess weight, obese, overweight आ रहा है, even at 20 year, 15, 18 year or 25 year, I will definitely like to get the blood glucose done for that particular individual. If there is a strong family history, then I will definitely like to do the blood test done. Right? सर कुछ लोग का वेट भी ठीक रहता है और